Welcome all the students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 7, death of a partner. After retirement of a partner, today we are going to take death of a partner. इसका एडजस्टमेंट भी बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में किया था, यानी जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर है दैट इज सेम एज अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें सेम वही एडजस्टमेंट करने हैं जो हमने रिटायरमेंट के अंदर भी किए थे. क्या क्या एडजस्टमेंट किए थे? फर्स्ट हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकंड हमने किया था एडजस्टमेंट फॉर गुडविल. थर्ड हमने एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड accumulated profits और losses. नेक्स्ट हमने किया था revaluation of assets and liabilities. और लास्ट हमने किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. क्लियर है? तो सेम यही एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी करने हैं जैसे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में किए थे. वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगा. ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी विल कम टू नो अबाउट द गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो. एडजस्टमेंट फॉर गुडविल होगा, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस विच आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा. क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा कि जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे सामने गेनिंग रेशियो आएगा, क्योंकि एक पार्टनर जो अब तक आपके साथ वर्क कर रहा था अब वो पार्टनर आपके साथ वर्क कंटिन्यू नहीं कर रहा है, तो उसकी जाने की वजह से रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है. तो ये यहाँ पर क्या कैलकुलेट होता है, गेनिंग रेशियो, जैसे कि रिटायरमेंट में होता. तो क्या डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ में? रिटायरमेंट में ये डिफरेंस है कि रिटायरमेंट जो होता है दैट इज अ वॉलंटरी डिसीजन. ठीक है, ओके, इट इज प्लान्ड, लेकिन जो डेथ है वो प्लान्ड नहीं है. सेकेंड थिंग ये है कि रिटायरमेंट के टाइम पर जो रिटायर पार्टनर हो रहा है वो पार्टनर अपना अमाउंट लेने के लिए प्रेजेंट है, लेकिन डेथ की कंडीशन में ये अमाउंट हम उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करते हैं. क्लियर है? तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना. हमारा फर्स्ट जो है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब जब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो क्वेश्चन हमें या तो सिचुएशन खुद देगा कि जो नया पार्टनर है, जो पार्टनर जिस पार्टनर की डेथ हो गई है वो पार्टनर अगर जा रहा है तो उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर वो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन दे सकता है. तो सबसे पहले हम लेंगे अपना कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक वही है जैसा कि रिटायरमेंट में होता है, लाइक ABC है, अब 2:1 में है. अब मान लीजिए C की डेथ हो जाती है और मेरे पास इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे में जो A और B है उनका ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो. 2:2 और यू कैन से 1:1. ये इनका न्यू रेशियो होगा और यही इनका गेनिंग रेशियो भी होगा. क्योंकि मुझे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि जो C का शेयर है 1/5 that will be distributed by A and B in their old ratio. So old ratio become their new ratio and that is also their gaining ratio. But अगर क्वेश्चन मुझे इन्फॉर्मेशन देता है कि जो C का शेयर है it was taken by remaining partners इक्वली, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसके शेयर को ए और बी ने क्या कर दिया है, इक्वल डिवाइड कर लिया. तो सी का जो शेयर है वो है 1/5.
टेकन बाय ए एंड बी इन देयर इक्वली। ठीक है, तो जो इक्वली है दैट इज माय गेनिंग रेशियो, यही मेरा गेनिंग रेशियो भी है। क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ए ने कितना लिया, ए टुक 1/5 का 1/2, इट मीन्स 1/10। बी टुक 1/5 का 1/10 यानी 2 यानी कि 1/10। तो अगर आप देखते हैं तो रेशियो 1:1, तो ये क्या है, गेनिंग। तो ए का गेन कितना हो गया 1/10 और बी का गेन भी कितना हो गया 1/10। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ओल्ड प्लस गेन और हमारा न्यू रेशियो हमारे सामने आ जाएगा। ए का ओल्ड रेशियो जो है वो है हमारे पास 2/5। अब यहाँ पर उन्होंने 1/10 गेन कर लिया, यानी कि 1/10 उनके शेयर में आके ऐड हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जो रेशियो बनता है वो बनता है 4 + 1 यानी कि 5/10। सेम वे में बी की बात करें तो उसे भी 2/5 + 1/10, तो यहाँ पर उसका भी होता है 4 + 1 यानी कि 5/10। तो उनका जो न्यू रेशियो आ रहा है 5:5 और यू कैन से 1:1। क्लियर है। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि इस 1/5 को यानी जो सी का शेयर है उन्होंने ए और बी ने ले लिया है 1:2 में, कि वो सी के शेयर को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी सी के शेयर को 1:2 में डिवाइड करते हैं और अपने शेयर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो गेनिंग रेशियो है वो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 1:2, लेकिन हमें चाहिए ओल्ड प्लस गेनिंग पार्ट और यू कैन से गेन शेयर, तब जाके हमारा न्यू आता है। तो ये हमारा गेनिंग रेशियो है, हमारा गेनिंग शेयर नहीं है। गेनिंग शेयर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/5 को ए और बी में 1:2 में डिवाइड करना होगा। तो 1/3 ए लेंगे, 2/3 बी लेंगे। तो यहाँ पर जो गेनिंग पार्ट आता है वो आता है 1/15 फॉर ए एंड 2/15 फॉर बी। क्लियर है। ओल्ड रेशियो है उनका 2/5 ऐड कर लेते हैं। एलसीएम लिया 15, 6 + 1 7/15। यहाँ पर एलसीएम लिया 15, 6 + 2 8/15। तो इस बार जो न्यू रेशियो है वो है आपका 7:8। इस तरीके से आप अपना न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ने खुद ही आपको न्यू रेशियो प्रोवाइड कर दिया है, क्वेश्चन कहता है कि सी की डेथ हो गई है और आफ्टर सी की डेथ जो है ए और बी ने अपना फ्यूचर रेशियो यानी कि अपना न्यू रेशियो डिसाइड कर लिया है और उनका न्यू रेशियो है सपोज 2:3। तो ये हमें क्वेश्चन ने न्यू रेशियो प्रोवाइड कर दिया है। हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे और अपना गेन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन दिस कंडीशन आपको गेन कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको गेन या फिर न्यू दोनों में से कोई एक ही इन्फॉर्मेशन दिखेगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन वी विल टेक आउट द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। लाइक अगर गेनिंग रेशियो पता है तो हम न्यू रेशियो पता कर लेंगे, न्यू रेशियो पता है तो हम गेनिंग रेशियो पता कर लेंगे। क्लियर है। तो ये तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकेंड एडजस्टमेंट आता है हमारा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो यहाँ पर ध्यान दे लेना है आपको कि हमारे पास गुडविल जो होती है, एक तो होती है जो ऑलरेडी हमारी बुक्स में एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स, ओके। और दूसरी होती है जो हमने वैल्यूएशन किया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये गुडविल जो होती है, इस गुडविल को हमें क्या करना है, इस गुडविल को हमें राइट ऑफ कर देना है, सारे पार्टनर्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसे हम क्लोज कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, लाइक हमारे पास वही है ए बी और सी 2:1 में। तो ए इज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, 2 हम कर देंगे गुडविल। क्लियर है। तो हमने गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। लेकिन सी के रिटायरमेंट के टाइम पर जब हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट गुडविल वी विल कैलकुलेट द कॉम्पनसेशन प्रोवाइडेड बाय गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, एग्जिस्टिंग पार्टनर।
वो गेन कर रहे हैं, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, जिसकी डेथ हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री होगी रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। डेथ पार्टनर के अकाउंट को हम बोलते हैं डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो इस बेसिस पे हम एंट्री कर देंगे, और ये एंट्री आपको कैसे पास करनी है, ये आपको करनी है गेनिंग रेशियो में। ऑलवेज यू आर टू टेक गेन रेशियो। क्लियर है? जो भी गेनिंग रेशियो होगा, उस गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर डिजीज पार्टनर को उसका जो शेयर है वो प्रोवाइड कर देंगे गुडविल में। अब ये शेयर आपको कैसे निकालना है, शेयर ठीक वैसे निकालना है। शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर इक्वल्स टू, हमें लेनी है फर्म की गुडविल जो आपने वैल्यू की होगी, मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। लाइक फर्म की गुडविल हम ले लेते हैं 2 लाख, और सी डेथ की डेथ हो रही है तो उसका शेयर 1/5, तो यहाँ पर उसकी गुडविल कितनी होगी 40,000। तो उसे यहाँ पर 40,000 मिलेगा, जो कौन प्रोवाइड करेगा, ए एंड बी इन देयर गेनिंग रेशियो। अगर वो गेनिंग रेशियो इक्वल है तो 20-20, अगर कोई पर्टिकुलर रेशियो है तो उस पर्टिकुलर रेशियो में वो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। नेक्स्ट आता है हमारा एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। Adjustment for reserves and accumulated profits, or you can say losses. Accumulated profits which are known as undistributed profit or losses. तो आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ भी आपको क्या करना है, accumulated profits और losses जो हैं, reserves जो हैं, they will be distributed among all the partners in their old प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दे बिलोंग टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पर सारे ओल्ड हैं, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी, और जो पार्टनर की डेथ हो गई है वो भी। तो यानी सारे पार्टनर्स में हम रिजर्व्स को या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंड रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो, जैसा कि रिटायरमेंट में था, सेम ओल्ड रेशियो। लाइक आपके पास में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या आपके पास में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, या P&L का क्रेडिट बैलेंस है, या फिर कंटीजेंसी रिजर्व है, जो भी आपके पास रिजर्व है, दे विल बी डेबिटेड एंड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड द रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो। क्लियर है? लेकिन अगर आपके पास में P&L का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब है आपको लॉसेस है, या फिर आपके पास में है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये भी क्या है, आपके लिए लॉसेस है। तो इसकी कंडीशन में हम इन्हें क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि ऑल पार्टनर्स capital account debit to P&L to advertisement suspense। ओके, तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, यानी कि उनके शेयर को, उनकी कैपिटल को हम रिड्यूस कर देंगे विद द लॉस अमाउंट। ये है हमारा एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा 4th पॉइंट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज हम ऑलरेडी रिवैल्यूएशन पर बनाना सीख चुके हैं, जहां पर हम करते हैं इफ असेट्स इंक्रीज इन एसेट्स, तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन।
लेकिन अगर वो डिक्रीज हो जाती है तो हमारी एंट्री जाती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन अगर इंक्रीज हो जाती है आपकी लाइबिलिटीज, तो ये लॉसेस हैं, लॉसेस की कंडीशन में हम रीवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। और अगर ये डिक्रीज हो जाती है तो आपको प्रॉफिट है, आपकी एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ओके, और हम इसके बेसिस पे अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है रीवैल्यूएशन पे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, तो आप इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे और एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिजीज पार्टनर। ओके, जिसकी डेथ हो रही है उसको भी शेयर मिलेगा। ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और रेशो होगा हमेशा ओल्ड रेशो। लेकिन अगर लॉस है तो आपकी एंट्री होगी, लॉस की कंडीशन में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने रिटायरमेंट में सीखा, हमने एडमिशन में सीखा, हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा। बिल्कुल वैसे ही रिवैल्यूएशन आपको बनाना है, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है वो ऑल पार्टनर्स में इंक्लूडिंग योर डिजीज पार्टनर हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट फॉर गुड कैपिटल, और एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल आपके लिए इस ईयर सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको उसकी नॉलेज जरूर लेनी है, आपको पढ़ना है। क्लियर है? अब आती है बात कि जो डिजीज पार्टनर है उसको क्या क्या शेयर मिलता है, यानी कि हम उसका जो अमाउंट है जो उसको ड्यू होगा वो हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर। तो डिजीज पार्टनर को हम कैसे निकालते हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए क्या क्या शेयर बोलेगा। फर्स्ट वो लेता है शेयर इन गुडविल, हमने अभी अभी सीखा। सेकंड वो लेता है शेयर इन रिजर्व्स एंड accumulated profits, share in revaluation, revaluation profits। फोर्थ वो लेता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल till the date of death। ठीक है, जहां उसकी डेथ हुई है वहां तक का उसे हम इंटरेस्ट देंगे। लाइक अगर उसकी डेथ होती है 1 जुलाई को, तो हम उसे अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए जैसे पार्टनरशिप डीड अगर प्रोवाइड करती है तो ही देना है आपको, तो इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। इसी तरह से अगर उसे कोई सैलरी या कमीशन पेबल है, ठीक है, तो वो भी उसकी डेट ऑफ डेथ तक अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो इन सब ये सब चीजें हैं, और उसकी कैपिटल तो देनी ही है आपको। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर सकती हैं। यहां पर एक चीज और है, अगर डिजीज पार्टनर ने फर्म को कोई लोन प्रोवाइड कर रखा है तो उस लोन की अमाउंट से भी हम इसकी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। तो लोन अमाउंट ऑफ लोन if he has provided
द फर्म। क्लियर है? तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं, ये सब चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर रही हैं। पार्टनर को हम उसकी गुडविल में शेयर देंगे, पार्टनर को रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में शेयर देंगे, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड में इस तरह का कोई प्रोविजन बना हुआ है तो। इसी तरह से पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम उसे सैलरी या कमीशन देंगे, और दोनों देने हैं आपको टिल द डेट ऑफ डेथ तक। फिर आपको देनी है उसके आपको उसकी कैपिटल तो देनी ही है। इसके अलावा अगर उसने लोन दे रखा है तो वो लोन भी आपको उसके प्रोवाइड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है शेयर इन प्रॉफिट्स। शेयर इन प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ। आपको उसके डेथ का जो पीरियड है या जो इंटरवेंशन पीरियड जिसे हम कहते हैं, उस इंटरवेंशन पीरियड का प्रॉफिट में शेयर भी कैलकुलेट करके देना है। क्लियर है? इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सब हैं जो उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करते हैं, जो उसे रिसीव होते हैं। अब आती है बात कि इसमें से क्या क्या डिडक्ट हो सकता है। अमाउंट्स डेबिटेड टू these partners कैपिटल अकाउंट। पहला, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसकी कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है तो वो क्या करेगा, शेयर इन रिवैल्यूएशन लॉस। सेकंड, जरूरी थोड़े ना है कि आपको इस साल प्रॉफिट्स ही हुए हो सकता है लॉस भी हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, हम उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे टिल द डेट ऑफ डेथ, तो उसका लॉस भी तो हो सकता है, हम उसे फिर लॉस में शेयर देंगे, शेयर इन लॉस टिल डेट ऑफ डेथ। थर्ड, अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की जगह अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस उसकी कैपिटल को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। accumulated losses। फोर्थ, अगर उसने फर्म से लोन ले रखा है, लोन टेकन बाय हिम, ठीक है, फ्रॉम फर्म, तो हम उसकी कैपिटल से ये अमाउंट भी डिडक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर उसने ड्राइंग्स कर रखे हैं तो ड्राइंग्स का अमाउंट डिडक्ट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो हम ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही उस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे जो हमें डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को प्रोवाइड करनी है। क्लियर है? तो जो उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा वो हम उसकी कैपिटल में डाल देंगे, और जो उसकी कैपिटल को डेबिट करेगा हम उसकी कैपिटल के अमाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो अमाउंट होगा वही अमाउंट हम उसके एग्जीक्यूटर को हैंड ओवर करेंगे। क्लियर है? अब जब एग्जीक्यूटर को हैंडओवर किया जाएगा तो हम वहां पर या तो एग्जीक्यूटर को पूरा पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो कुछ पेमेंट कर सकते हैं और कुछ अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर सकते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम पूरा ही अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर देंगे। पर यहाँ पर इस बार क्या होगा, यहाँ डिजीज पार्टनर नहीं है, रिटायरिंग पार्टनर की तरह वो जो पार्टनर है वो अवेलेबल नहीं है टू रिसीव द अमाउंट। उसके बिहाफ पे कौन आ रहा है, उसका एग्जीक्यूटर लेने आ रहा है। तो आपको यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर की जैसे हमने किया था, रिटायरिंग पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, हम वो यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, हम करेंगे जो भी है डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूट अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर उसके अकाउंट में हम लोन में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? अब बात आती है प्रॉफिट कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट्स। तो देखिए, प्रॉफिट्स में शेयर कैलकुलेट करने के यहाँ पर दो बेसिस है। हम दो बेसिस पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। एक है आपके पास टाइम बेसिस और एक है आपके पास सेल्स बेसिस। टाइम
बेसिस और सेल बेसिस, आप दोनों में से किसी भी एक के बेसिस पर डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा हम उसी अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अभी हमने लिया A B C 2:1 और हमने कहा कि जो C है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, और ये डेथ कब हुई है? ये डेथ हुई है इसकी 1 अगस्त को। क्लियर है? 1 अगस्त 2018। क्लियर है? आपके पास बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट जो आपको मिलती है 31 मार्च 2018। ओके, 31 मार्च 2018 को आपका बैलेंस शीट है, यानी 31 मार्च 2018 के बाद में डिजीज पार्टनर ने अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स तक वर्क किया, लेकिन जैसे अगस्त में आया उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर उसे नेक्स्ट ईयर में 4 मंथ्स का आपको क्या करना है? अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीनों का आपको उसे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। क्लियर है? अब इस शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 बेसिस है, एक टाइम बेसिस है और एक सेल बेसिस है। पहले हम टाइम बेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। टाइम बेसिस के अंदर क्वेश्चन आपको क्या कहेगा? वो आपको प्रीवियस ईयर को के प्रॉफिट को बेस मानने के लिए कहेगा, यानी वो कहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ही इस साल का प्रॉफिट भी मान लीजिए। अगर प्रीवियस ईयर में लॉस था तो इस साल भी आप क्या मान लीजिए? लॉस। तो वो आपसे लास्ट ईयर के लिए भी कह सकता है, या प्रीवियस 2 इयर्स भी कह सकता है, 3 इयर्स भी कह सकता है, एवरेज प्रॉफिट भी कह सकता है, टोटल प्रॉफिट भी कह सकता है। ये आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या कहता है। अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको लास्ट 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना है, तो आपको पहले लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बेसिस पे शेयर कैलकुलेट करना है। अगर वो कहते हैं कि लास्ट 4 ईयर की टोटल प्रॉफिट्स को बेस मानिए, तो टोटल प्रॉफिट्स निकालना है, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। अगर वो कहता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान लीजिए, तो सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको उठाना है और उसके बेसिस पे आपको क्या करना है? शेयर कैलकुलेट करके दे देना है। सपोज यहाँ पर हमें जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 2 लाख। क्लियर है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट है आपके पास में, वो है आपके पास 2 लाख 2,70,000 का देते हैं। आपके पास 2,70,000 का प्रॉफिट है। अब आपको क्वेश्चन ये कहा है कि आपको प्रीवियस ईयर के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो प्रीवियस ईयर का बेस प्रॉफिट जो है वो 2,70,000 है। इसका मतलब आपको मानना है कि करंट ईयर में भी मेरा यही प्रॉफिट माना जाएगा। तो आपको क्या करना है? करंट ईयर में भी आपको सेम प्रॉफिट लेना है, यानी कितना लेना है आपको? 2,70,000। क्लियर है? पर ये पूरे 1 ईयर का प्रॉफिट है, ये आपको माइंड में रखना है कि ये पूरे 1 ईयर का प्रॉफिट है और हमें तो सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए। अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 मंथ्स से उसने वर्क किया है, तो हमें इसमें 4 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए, तो हम करेंगे 4/12। आ गया? अब ये जो प्रॉफिट आएगा आपके पास, वो प्रॉफिट होगा आपका 4 मंथ्स का प्रॉफिट, लेकिन A, B और C तीनों के लिए ये फर्म का प्रॉफिट है। ओके, हमें सिर्फ C का शेयर चाहिए, हमें चाहिए C का शेयर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे C के शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा 1/5। ओके, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 18,000 जो है वो C का शेयर है। क्लियर है? जैसे आप सॉल्व करेंगे 18,000 आएगा। अब इसके लिए आपको एंट्री पास करनी है और वो एंट्री होगी आप P&L सस्पेंस के थ्रू ये अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, नॉट P&L एप्रोप्रिएशन, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? आपको ये अमाउंट कैलकुलेट करना है और P&L सस्पेंस के थ्रू आपको ये अमाउंट डिजीज पार्टनर को प्रोवाइड कर देना है। डन? लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन दे देता है कि पार्टनर की डेथ होते ही रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लिया है, यानी क्वेश्चन आपको इमीडिएटली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो ऐसे में आपको ये एंट्री P&L सस्पेंस से नहीं करनी है, आपको ठीक वैसे ही करनी है जैसे कि हमने गुडविल में किया था। हमने गुडविल में क्या किया था? हमने ये अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर से उनके गेनिंग शेयर रेशियो में लिया था, तो यहाँ भी आपको यही करना पड़ेगा।
आपको करना होगा A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल। ये 18,000 अब ये दोनों प्रोवाइड करेंगे और किस पे प्रोवाइड करेंगे, इनके गेन रेशियो में। गेन रेशियो जो आपको गिवन, आपको खुद कैलकुलेट करके देखना होगा कि क्या गेन रेशियो आता है। उस गेन रेशियो में आपको ये अमाउंट प्रोवाइड करनी होगी। A और B इसे डिवाइड करके देंगे C को। क्लियर है? जब वो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम P एंड L सस्पेंस से एंट्री पास करेंगे। तो ये तो था हमारा टाइम बेसिस। नेक्स्ट हम लेंगे यहां पर सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस जहां पर क्वेश्चन हमें क्या कहेगा, हमें सेल्स को बेस मानने के लिए कहेगा और इसके लिए हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा प्रीवियस ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर का ही प्रॉफिट। वो मुझे प्रीवियस ईयर की सेल भी देगा और वो मुझे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी प्रोवाइड करेगा। साथ में मुझे देगा वो इंटरवेंशन पीरियड। इंटरवेंशन पीरियड यानी जहां तक आपके पार्टनर ने वर्क किया है, इंटरवेंशन पीरियड की सेल्स। क्लियर है? अब आपको यहां पर क्वेश्चन बड़े केयरफुली पढ़ना है कि हमें जो ये सेल्स दी जा रही है फॉर द करंट ईयर, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरवेंशन पीरियड यानी कि उन 4 मंथ्स की सेल है या फिर पूरे 1 ईयर की सेल है। अगर केवल 4 मंथ्स की सेल है तो आपको 4/12 नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी 4 मंथ्स की ही सेल ले रहे हैं। बट अगर आप पूरे 1 ईयर की सेल ले रहे हैं तो आपको 4/12 करना होगा। ये आपको क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देगा, आपको ध्यान से पढ़ना है कि मुझे 4 मंथ्स की सेल फॉर द करंट ईयर ओनली, ठीक है, कि करंट ईयर में जो सेल्स की अमाउंट प्रोवाइड की जा रही है वो सिर्फ इंटरवेंशन पीरियड की है या फिर पूरे 1 ईयर की है। इंटरवेंशन पीरियड की है तो आपको टाइम बाय 12 नहीं करना है, बट अगर पूरे 1 ईयर की है तो आपको टाइम बाय 12 करना है। क्लियर है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्वेश्चन में मुझे कहा कि आपका जो प्रीवियस ईयर का सेल है वो है 5 लाख और जो उसका प्रॉफिट है वो है 2 लाख। तो बताइए, और इस ईयर की जो सेल है इंटरवेंशन पीरियड हम 4 मंथ्स ले रहे हैं, क्योंकि हमारा अगस्त को डेथ हो गया था नए पार्टनर उसका सी का, तो 4 मंथ्स हमारा इंटरवेंशन पीरियड है। इसकी जो सेल है वो 1 लाख है। क्लियर है? तो बताइए इसका प्रॉफिट कितना होगा। हमें क्या करना है, हमें करंट ईयर में इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आपको क्वेश्चन ने कहा है कि आपको प्रीवियस ईयर को बेस मानना है, यानी कि जितना प्रॉफिट आपने लास्ट ईयर अर्न किया था सेल्स पर, ठीक वही आपको इस साल भी मान लेना है। लास्ट ईयर में जब 5 लाख की सेल करती हूँ तो मुझे 2 लाख का प्रॉफिट होता है, तो जब मैं 1 लाख की सेल करूंगी तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपका सेल्स है, ये आपका प्रॉफिट है। आपने प्रीवियस ईयर की सेल लिया, जब आप 5 लाख की सेल करते हो आप 2 लाख प्रॉफिट अर्न करते हो, तो अब जब आप 1 लाख की सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मीन्स 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख और यू कैन से 40,000। क्लियर है? आपने 40,000 प्रॉफिट अर्न किया। बेस्ट रहेगा आपको कि आप पहले इन दोनों के बेसिस पे अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर ले। क्या निकाल ले आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज। हम प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने हैं अपने, प्रॉफिट है हमारे पास 2 लाख के, सेल्स कितनी की थी हमने उसके लिए 5 लाख, 2 लाख का अर्न करने के लिए 5 लाख सेल हुई थी, तो कितना परसेंटेज आता है 40%। इसका मतलब ये मानना है आपको कि इस साल भी आपको कितना परसेंटेज होगा 40%, जो कितना होता है 40,000। तो आप 40% ऑफ 1 लाख निकालेंगे 40,000 आएगा। बेहतर यही रहेगा कि आप परसेंटेज बेसिस पे करें। कई बार आपको क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देता है कि लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार का प्रॉफिट परसेंटेज 2% इंक्रीज हो गया है, तो परसेंटेज निकालेंगे तभी तो 2% इंक्रीज कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर रहेगा आप इमीडिएटली पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें और फिर उसी परसेंटेज को इस ईयर के लिए बेसिस मान ले, बशर्ते उसमें कोई चेंजेस ना हुए हों। अब ये 40,000 जो है ये आया आपके पास फर्म का प्रॉफिट फॉर 4 मंथ्स के लिए, 4 महीनों के लिए। तो मुझे यहां पर
4 मंथ्स का ही प्रॉफिट चाहिए था जो मुझे मिल गया है। बस मुझे इसमें चाहिए सी का शेयर जो होता है 1/5, यानी कि आपको इस बार जो P&L सस्पेंस से एंट्री करनी है वो करनी है 8000 के लिए। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 8000। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इमीडिएटली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हो चुका है बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर, तो फिर हम करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर 8000। क्लियर है? ये है हमारा सेल्स बेसिस। अब हम अपने टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस दोनों को लेकर कुछ 1 या 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। बस आपके पास यही एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है जो रिटायरमेंट से इसको अलग करता है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी आपको सिर्फ उसी तरीके से वही गुडविल के बेसिस पे कॉम्पनसेशन डिसाइड करना है, जनरल रिजर्व्स या अदर रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, रिवैल्यूएशन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्लियर है? बस आपको ये प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है वो पहले करके देखना है कि प्रॉफिट में कितना शेयर जो है वो हम डिजीज पार्टनर को देने वाले हैं। तो चलिए अब हम इलस्ट्रेशन लेते हैं और इलस्ट्रेशन लेकर हम इन दोनों बेसिस को क्लियर कर लेते हैं। आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 1 इन टीएस ग्रेवाल। देयर आर 3 पार्टनर्स गिवन, रमन, दमन एंड करण। दमन एंड करण, ठीक है। इनका जो रेशियो है दैट इज 3:2:1। अब दमन जो है वो डाइड हो गया है। कब हुआ है? ये हुआ है 30th जून 2020 को। नाउ रमन एंड करण डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस and share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit which was 3,60,000। क्या डिसाइड हुआ है कि दमन को जो उसकी डेथ तक का प्रॉफिट देना है उसके लिए हमें किसको बेसिस मानना है? हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट को। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इक्वल्स टू 3,60,000। आपको 3,60,000 के बेसिस पे उन्हें जो है वो आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए आपने जो लिया है वो लास्ट ईयर को लिया, यानी फुल ईयर का प्रॉफिट जो है वो आपने एज अ कैलकुलेशन के लिए बेसिस माना है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ्स का? 30th जून, अप्रैल, मई एंड जून, ओनली 3 मंथ्स का। तो जैसे ही 3/12 करेंगे हमारे पास 3 मंथ्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 3 मंथ्स की वैल्यू कितनी किस किस के लिए है? रमन, दमन और करण, तो फर्म का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ किसका शेयर चाहिए? मुझे चाहिए दमन का शेयर। तो मैं दमन के शेयर जो है 3:1 यानी 2/6 सॉल्व करते हैं। 30,000 आ गया है दमन का शेयर। हम एंट्री पास कर देते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दमन्स कैपिटल, और ये 30,000 का शेयर हम उसे प्रोवाइड करेंगे। दैट्स इट। क्लियर है? अगर यहाँ पर प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट की जगह लॉस होते तो ऑपोजिट एंट्री जाती, दमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। मान लीजिए 3,60,000 प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो ऐसे में दमन को लॉस में शेयर लेना होता 30,000 का, तो हमारी एंट्री रिवर्स हो जाती, दमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। एक और ले रही हूं मैं, इस बार क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि राम, मनोहर और परम 3 पार्टनर्स हैं और परम डाइड हो रहा है। राम, मनोहर और ये परम जो है ये डाइड हो गया है, और ये डाइड हुआ है 29 Feb को। क्लियर है? और उसका जो शेयर है वो आपको देना है वॉज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। आपको डेथ से जस्ट पहले की जो 3 ईयर हैं उन 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट बेस मानना है। इस बार आपको प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं कहा है, आपको 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट। एंड आपकी जो 3 इयर्स हैं दे आर 80,000, ये है 2017, 2018, 2019, ठीक है। 80,000, 90,000 एंड 1 लाख, तो मेरे पास 2,70,000 टोटल आ रहा है।
अब मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना पड़ेगा, मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए, डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया आपके पास 90,000। तो इसने 3 ईयर्स के प्रॉफिट को बेसिस, एवरेज प्रॉफिट को बेसिस मानने का कहा, तो पहले हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हम देंगे किसको शेयर, परम को, लेकिन उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम परम ने काम किया। परम 29 Feb को एक्सपायर हो रहा है, इसका मतलब परम ने कितने मंथ्स काम किया, सिर्फ मार्च को हटा लीजिए, 11 मंथ्स, तो हम इसे 11 मंथ्स का शेयर देंगे। ओके, और साथ में परम के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन ने मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा क्या होगा, इक्वल इक्वल। आप अपनी मर्जी से कैपिटल रेशियो को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मत मान लीजिएगा। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल इक्वल माना जाएगा, तो 1/3। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका शेयर आता है 27,500। हम एंट्री कर देंगे, फिर से वही P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करंट कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं। इस बार यहाँ पर मैं जो इलस्ट्रेशन ले रही हूँ वहां पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि जो पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने क्या किया है, उन्होंने जैसे ही पार्टनर की डेथ होती है उसके साथ ही अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड कर लिया है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ऐसे में ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट हम रिमेनिंग पार्टनर से ही, उनकी कैपिटल से ही लेंगे। तो ऐसा ही मैं एक इलस्ट्रेशन ले रही हूं। इन दिस क्वेश्चन मेरे पास है A, B और C and their ratio is 3:2:1। और यहाँ पर भुवन जो है वो डाइड हो गया है, ये डाइड हुआ है 30 जून 2020 को। ओके, और हमें जो प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है उसके लिए क्वेश्चन ने हमें खुद इंफॉर्मेशन दे दी है। क्वेश्चन ने कहा है लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ his death was estimated at ₹1,80,000। क्वेश्चन ने किसी को बेस मारने के लिए नहीं कहा, क्वेश्चन ने खुद आपको कहा है कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो है आपका 1,80,000। क्लियर है? और ये आपके लिए लॉस है। डन। इस बार प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो आपको क्या करना है, साथ ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ए और सी ने अपना फ्यूचर रेशियो डिसाइड कर लिया है। ए और सी ने अपना न्यू रेशियो डिसाइड कर लिया है और रेशियो है उनका 3:2। तो जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो इस बार मैं एंट्री P&L सस्पेंस से नहीं करूंगी, मैं एंट्री इनके कैपिटल अकाउंट से करूंगी। क्लियर है? तो मैं इसे पूरा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, तो शेयर आएगा इसका 2/6 जो आता है 60,000। ओके, अब ये 60,000 हम क्या करेंगे, अगर हम P&L सस्पेंस से एंट्री करते तो हम क्या करते, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों? क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, टू P&L सस्पेंस हम इसको दे देते 60,000। अब चूंकि न्यू रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपना न्यू रेशियो डिसाइड कर लिया है, तो ये जो P&L सस्पेंस है, ये P&L सस्पेंस इन दोनों को बांटना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस 60,000 टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। क्लियर है? तो ये रेशियो कौन सा रेशियो होगा, ये रेशियो होगा आपका गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू माइनस ओल्ड करके। तो ए का न्यू शेयर है 3/5, सी का न्यू शेयर है 2/5। अर्लियर दे वर गेटिंग 3/6, 2 and 1/6। एलसीएम ले लिया 30, 18 minus 15, 12 minus 5, तो 3:7। हम 3:7 में डिवाइडेशन कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर 18,000 इसका शेयर हो गया, 14,000 इसका शेयर हो गया। ओके, अब मैंने देखा कि P&L सस्पेंस यहाँ पर कैंसिल होता है और आपकी एंट्री क्या रहती है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। तो आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव में हम एंट्री कर लेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू C's कैपिटल। 60,000, 18 यहाँ और 42 यहाँ, और हम यही प्रेफर करते हैं।
क्लियर है? हम पी एंड एल सस्पेंस में आप पैसे पहले एंट्री करें, फिर पी एंड एल सस्पेंस को डिस्ट्रीब्यूट करें, इससे अच्छा है हम अपनी एक एंट्री यहाँ पर पास कर लें। अगर ये प्रॉफिट्स होते तो प्रॉफिट की कंडीशन में बी की कैपिटल इंक्रीज होती और ए और सी को ये प्रॉफिट प्रोवाइड करना होता, तो एंट्री रहती एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, ठीक वैसे जैसे हम गुडविल के अंदर करते आए। क्लियर है? तो ये था हमारा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो ये तो था जब मैंने प्रॉफिट्स को प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर के टोटल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट को बेसिस माना। अब मैं ले रही हूं जहां पर हम अपनी सेल्स या टर्न ओवर को बेसिस मानते हैं। ओके, मेरे पास है ए बी एंड सी 2:1 एंड बी यहां पर डाइड हो गया है 30 जून 2020 को। ठीक है, और क्वेश्चन ने हमें कहा है कि सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹3 लाख। 31 मार्च 2020 को जो सेल्स थी वो है 3 लाख। तो ये कौन सी सेल भी, देखिए आपका 30 जून 2020 है, यानी कि अप्रैल मई और जून आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर है, तो ये आपकी प्रीवियस ईयर की सेल है। ओके, क्वेश्चन ने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है, सेल ऑफ ₹1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020। क्वेश्चन मुझे इस पीरियड की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कौन सा पीरियड है मेरा? इंटरवेंशन पीरियड, यानी वही पीरियड जितने पीरियड तक बी ने हमारे साथ वर्क किया है। इसकी जो सेल है वो है 1 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है वो 30,000 है, तो इसी ईयर का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मेरे सामने आ चुका है 30,000। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? आप तो इमीडिएटली क्या कीजिए, सेल और प्रॉफिट के बेसिस पे अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं करूंगी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। 30,000 का प्रॉफिट होता है जब मैं कितने की सेल करती हूँ? 3 लाख की। तो मुझे कितना परसेंट अर्न हो रहा है? 10%। ठीक है, अब क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि आपको इसी को बेस मानना है, इसका मतलब जो लास्ट ईयर आपने प्रॉफिट अर्न किया ठीक वही प्रॉफिट आपको इस साल भी अर्न करना है। लास्ट ईयर 10% था, तो दिस ईयर भी कितना होगा? 10%। तो दिस ईयर 10% जो निकालेंगे वो होगा आपका 10,000। तो ये रहा आपका इस इंटरवेंशन पीरियड का प्रॉफिट, वही प्रॉफिट जो हमें चाहिए। तो ये 10,000 है। अब देखिए ऑलरेडी हमने 3 मंथ्स का ही कैलकुलेशन किया है, तो हमें अब टाइम बाय 12 नहीं करना है। हमने पूरे 1 ईयर का प्रॉफिट नहीं लिया है, हमने जो सेल उठाई है वो सिर्फ 3 मंथ्स की है, तो जो प्रॉफिट बिलोंग करता है वो भी 3 मंथ्स का ही है। तो यहाँ पे 3/12 हम नहीं करेंगे, हम सीधे ही शेयर निकाल लेंगे 2/5 करके, किसका? बी का। तो ये आ गया आपका बी शेयर इन प्रॉफिट 8,000। क्लियर है? अब क्वेश्चन ने मुझे यहाँ पे कोई नए रेशियो की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, ये 4,000 हम एंट्री पास कर देंगे। किसके थ्रू? पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की कंडीशन में पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, हम एंट्री करेंगे पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, अमाउंट होगी 4,000। क्लियर है? लेकिन अगर क्वेश्चन मुझे यहाँ पर 1 अप्रैल टू 30 जून की सेल नहीं देकर ये बोलता कि हमने ये एस्टिमेट किया है कि हमारे पूरे ईयर के अंदर सेल जो होगी वो इतनी होगी, तो ये पूरा ईयर अगर आपको कहे तो ध्यान देना, इस बार आपके पास इंटरवेंशन पीरियड की सेल नहीं है, फुल ईयर की सेल है, तब आपको 3/12 जरूर करना है। क्लियर है? डिपेंड करता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे। अगर क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर उन्हीं मंथ्स की सेल्स प्रोवाइड कर रहा है जितने मंथ्स आपने बी के साथ काम, बी ने आपके साथ काम किया है, तब तो हमें टाइम बाय 12 नहीं करना है। लेकिन अगर वो कहता है कि हमने एस्टिमेशन किया है कि हमारी इस साल सेल इतनी होगी, तो पूरे 1 ईयर की सेल का मतलब है मुझे तो सिर्फ 3 मंथ्स का वैल्यू चाहिए, तो तब मुझे 3/12 वहां पर करना है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, बस केयरफुली रीड करना है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये तो था हमारा प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी टाइम बेसिस और सेल बेसिस।
इसके बाद आता है हमारा गुडविल, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो रिटायरमेंट में है, ठीक वही एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर करना है। ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल यू आर टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू डिजीज पार्टनर, ठीक है। अब ये कौन देंगे, ये देंगे गेनिंग पार्टनर्स, यानी कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो गेनिंग, अगर वो सभी ने गेन किया है तो सभी देंगे, अगर उनमें से कोई सैक्रिफाइस कर गया है तो यहाँ पर तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी कॉम्पनसेशन लेगा। फिर आते हैं जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी पार्टनर्स। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो भी हम कर चुके हैं कि हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन के थ्रू हम अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे और उसे सारे पार्टनर्स में इंक्लूडिंग डिजीज पार्टनर हम उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमसे क्वेश्चन अकाउंट बनवाएगा, जहां पे वो हमसे बनवाता था डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट। लेकिन फॉर दिस ईयर डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए ये आपका डिलीटेड पार्ट है, एक तो आपसे डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो आपसे नहीं बनवाया जाएगा और दूसरा उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी आपसे नहीं बनवाया जाएगा। क्लियर है, आपको एग्जीक्यूटिव अकाउंट इस बार नहीं बनाना है, लेकिन ये आपसे सिर्फ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये पढ़ना जरूर है। क्लियर है, तो अब मैं आप एक क्वेश्चन ले रही हूँ और उस क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पर डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर is illustration number 17, ठीक है। आई एम टेकिंग illustration number 17। राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर्स हैं। हमें बैलेंस शीट गिवन है जहां पर सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन को क्या करना है, आपको ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैपिटल आर गिवन, टूल्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सब हमें गिवन है। नीचे हमें इन्फॉर्मेशन है कि राम, मोहन एंड सोहन दे शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। सोहन डाइड ऑन 30th June 2017, 30th जून को। तो अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स के लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा। एंड द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटिव ऑफ सोहन वर टू गेट अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल। एग्जीक्यूटिव को क्या क्या मिलेगा, सोहन का कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंटेड ₹1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन ने खुद प्रोवाइड कर दिया 1500 का। उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ विच वॉज एस्टिमेटेड एट ₹7,500। यहाँ पर उन्होंने उसका शेयर भी खुद कैलकुलेट करके दे दिया है। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है हमें। Sohan's executive were paid ₹14,000 on 1st July 2017 and the balance in 2 equal yearly installment which starts from 30th June with interest at the rate 6% per annum। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा है कि जो भी अमाउंट हम उसके एग्जीक्यूटिव को ड्यू कर रहे हैं उसमें से 14,000 तो कैश में दे देंगे, बाकी बैलेंस अमाउंट हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उस लोन को हम इंस्टॉलमेंट में जो है पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर मुझे एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, ये आपका रिलेटेड पार्ट है। क्लियर है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को समझना। तो पहले हम यहाँ पर करते हैं, मैं एंट्री भी करती जाती हूँ और एंट्री के साथ साथ आपका अकाउंट भी बनाती जाती हूँ। तो फर्स्ट मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में उसको शेयर देना है। तो मेरी एंट्री हो जाती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, टू मोहन्स कैपिटल, टू सोहन कैपिटल। क्लियर है, अब हमारे पास में है 75,000 का, लेकिन आप जानते हैं ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज अ स्पेसिफिक रिजर्व विच इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉयज टू द वर्कमैन। तो आप पहले डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अच्छे से चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कहीं आपको किसी तरह की कोई लायबिलिटी तो नहीं गिवन है। अगर लायबिलिटी होगी तो पहले हम लायबिलिटी चार्ज करेंगे, देन रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रेशियो जो रहेगा वो रहेगा आपका ओल्ड रेशियो 2:1। तो हम 2:1 में डिवाइड कर देते हैं 30,000 एंड 15,000।
तो ये लीजिए वर्कमैन कॉम्पोजिशन तो हमने कर दिया है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि उसे कैपिटल देंगे, बिल्कुल हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। हम दे दें कि उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है, मोहन को, नहीं सोहन को, सोहन डाइड हुआ है तो सोहन्स कैपिटल 1500, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल जो दे कह रखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्वेश्चन ने खुद मुझे शेयर प्रोवाइड कर रखा है 50,000, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तो ठीक है हम गुडविल में शेयर देंगे। ये 50,000 दिया जाएगा सोहन को और देंगे कौन, राम और मोहन। तो हम उनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल। कितना शेयर डिसाइड हुआ है उसका, 50,000। कौन प्रोवाइड करेंगे, राम मोहन। रेशो क्या रहेगा, गेनिंग रेशो, रिमेंबर गेनिंग रेशो। यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है रेशो के बारे में, तो हम ये मानेंगे कि जो रिमेनिंग रेशो है, इनका रेशो था 2:1, राम मोहन और सोहन, तो हम सोहन को हटा देते हैं, तो राम और मोहन का रेशो रह गया 2:2। यही इनका न्यू रेशो भी है, तो यही इनका गेनिंग रेशो भी है, यानी कि इक्वल 1:1। तो हम 1:1 में डिवाइड कर देते हैं। 25,000 इसकी डेबिट की जाएंगे, 25,000 इसमें डेबिट किए जाएंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है प्रॉफिट को लेकर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो आपको देना है 7,500। ये शेयर हमें कैलकुलेट करके दे रखा है, तो हम एंट्री कर देंगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल 7,500, ठीक है। इसके अलावा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ठीक है। अब हम इन ऑन द बेसिस ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन वी विल प्रिपेयर अवर कैपिटल अकाउंट। किसका, सोहन का, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बस हम सिंगल इसका बना रहे हैं, इतना सा फर्क है। सबसे पहले ले आएंगे हम उसकी कैपिटल बाय बैलेंस बीबी। तो मेरे पास कैपिटल है, सोहन का है 1 लाख, तो ये हमने सोहन को उसका 1 लाख कैपिटल प्रोवाइड किया। अब हम आते हैं अपनी एंट्रीज के थ्रू। हमने देखा कि हमने उसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में शेयर दिया है, तो हम लिख देंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कितना दिया, 15,000। फिर हमने उसको आईओसी प्रोवाइड किया, बाय आईओसी 1500। फिर हमने उसको प्रॉफिट में शेयर दिया, P&L सस्पेंस 7,500। और हमने उसकी गुडविल में उसका शेयर दिया, तो बाय राम्स कैपिटल बाय मोहन कैपिटल कितना है, 25,000 ईच, ओके। इसके अलावा हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब हम देते हैं कि हमने टोटल अमाउंट कितना है जो डिजीज पार्टनर का बनता है। $1,74,000, ठीक है। अब यहाँ पर सोहन तो प्रेजेंट है नहीं लेने के लिए, क्योंकि वो तो डेथ, उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पर कौन लेंगे, हम ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर को। रिटायरमेंट में हम क्या करते थे, हम कर देते थे या तो हम उसको पेमेंट कर देते थे टू कैश करके, ठीक है, या फिर हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मान लीजिए रिटायरमेंट है तो टू कैश सोहन को पेमेंट कर दिया 1,74,000 का, या फिर हमने क्या किया, टू सोहन्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पर यहाँ पर सोहन की डेथ हो चुकी है, तो सोहन इज नॉट प्रेजेंट, तो उसके बिहाफ पे कौन लेगा, उसका एग्जीक्यूटर। तो हम ट्रांसफर कर देते हैं टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ये पूरा 1,74,000 जो है हम मुझे पेमेंट कर देंगे। अब क्वेश्चन ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर हम उसे 14,000 का कैश जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, रेस्ट अमाउंट हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे। आप जो अकाउंट बना रहे हो वो सोहन का कैपिटल अकाउंट है, तो सोहन के अकाउंट में हम वो पेमेंट कैसे शो कर सकते हैं, सोहन तो यहाँ पे है ही नहीं लेने के लिए। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जितना अमाउंट सोहन का ड्यू होता है वो अमाउंट एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना है, फिर एग्जीक्यूटर के अकाउंट बनाएंगे और वहां पर हम अपना पेमेंट या लोन का जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हम शो करेंगे। क्लियर है। तो मैं
यहाँ पर आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन एंट्री पूछ रहा है तो आपको यहाँ एंट्री पास कर देनी है। एंट्री हो जाएगी सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका अकाउंट क्लोज हो रहा है क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है एग्जीक्यूटर अकाउंट में। कितने? 1,74,000 से। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन अकाउंट ना बनवाए लेकिन आपसे क्वेश्चन एंट्रीज तो करवा सकता है, तो आपको एंट्रीज के लिए तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अब उसके बाद में हम बनाते हैं एग्जीक्यूटर का अकाउंट। मैं इधर रफ कर देती हूँ। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट। क्लियर है? तो अभी अभी आपने एंट्री पास की है कि सोहन की कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर किया 1,74,000, तो हम यहां लिख देंगे बाय सोहन्स कैपिटल 1,74,000। क्लियर है? अब उसके बाद में आपने कहा हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक कर देंगे 14,000 और रेस्ट अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। कितना हो गया? 1,60,000। क्लियर है? लोन अकाउंट आपको बनाना नहीं है। ओके, तो ये था हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह, सेम रिटायरमेंट की तरह है। वही आपको डिजीज पार्टनर को उसका कैपिटल देना है, डिजीज पार्टनर को गुडविल में शेयर देना है, उसको रिवैल्यूएशन में शेयर देना है, रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में शेयर देना है। उसको अगर आईओसी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप भी प्रोवाइड करती है तो आईओसी आपको प्रोवाइड करना है, या सैलरी प्रोवाइड करनी है तो सैलरी आपको प्रोवाइड करना है, या फिर क्वेश्चन ये चाहता है कि जो पार्टनर है उस पार्टनर को उसकी डेथ तक का प्रॉफिट आपको जो है वो कैलकुलेट करके उसे प्रोवाइड करना है। ये सब प्रोवाइड करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि जो डिजीज पार्टनर है उसका कितना अमाउंट ड्यू होता है। वो अमाउंट आपको किसे ट्रांसफर कर देना है? एग्जीक्यूटर को। अब आप एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दीजिए, चाहे एग्जीक्यूटर को लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। पेमेंट के लिए मुझे क्वेश्चन ही करेगा तो ही मैं पेमेंट करूंगी। तो ये हमारा चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर भी कंप्लीट होता है। आपको ध्यान देना है कि बोर्ड में आपसे इनका कैपिटल अकाउंट या एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट तो नहीं बनवाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे एंट्रीज करवा सकता है। और एंट्रीज में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि कितना अमाउंट आप डिजीज पार्टनर के कैपिटल का जो अमाउंट ड्यू होता है वो कितना अमाउंट है और वो एग्जीक्यूटर को आप किस तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट वी विल टेक अवर चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और आप इसके साथ ही हमारी पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम पढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि देखिए अब तक तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा था, यानी कि हमने पुरानी पार्टनरशिप को खत्म किया था और न्यू पार्टनरशिप को स्टार्ट किया था। लेकिन इस बार जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अभी तक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म कर रहे थे, नए पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। फर्म मतलब आप पूरी तरीके से अपने बिजनेस को क्लोज डाउन कर रहे हैं। there is nobody left to continue the business, to continue the partnership firm। जो भी पार्टनर है वो पार्टनर पूरा अपना जो सेटलमेंट है वो अपने अकाउंट का सेटलमेंट यहाँ पर कर लेते हैं और अपनी फर्म को क्लोज डाउन कर देते हैं। अब उसका प्रोसीजर क्या होगा वो हम पढ़ेंगे अपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। थैंक यू सो मच।